अधिगम होता है सीखना। आपने कभी कुछ गलत काम किया होगा, जैसे आपका मान लीजिए किसी कभी आप कहीं जा रहे हो और आपकी ट्रेन आपसे निकल जाती है, ट्रेन चूक जाती है, तो आपको एक लर्निंग मिलती है कि हमेशा समय पर आना चाहिए। या आपने कभी कोचिंग में या कहीं स्कूल गए हो, स्कूल में किसी ने आपको डांटा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसा काम करने से शिक्षक हमेशा में हमारे को स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं। तो ये एक लर्निंग का फेज होता है। तो लर्निंग को लेकर कहीं अलग अलग धारणाएं अवधारणाएं परिभाषित अलग अलग थ्योरिस्ट ने की थी। और हमारे पूरे इसमें इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाने वाला टॉपिक है वो है अधिगम। लर्निंग क्या होती है, मानी बच्चा कैसे सीखता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका संज्ञानात्मक स्किल कैसी होती है, वो एक मानववादी थ्योरी क्या है। अलग अलग थिंकर ने अलग अलग ढंग से अलग अलग स्टेज बताए हैं और इसका अध्ययन हम इस टॉपिक पे करेंगे। ठीक है। अधिगम में सबसे पहली जो सिद्धांत, कहीं स्कूल है कहीं कैटेगरी है, और सबसे पहला जो अधिगम की थ्योरी आती है व्यवहारवाद की थ्योरी आती है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के रिलेटेड कौन कौन से थिंकर ऐसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। व्यवहारवाद का सिद्धांत, अधिगम का सबसे पहला सिद्धांत आता है व्यवहारवाद का सिद्धांत, ध्यान रखना। और इसमें सबसे मेन थिंकर है वो है इवान पावलो, ध्यान रखना, पावलो, स्किनर और थॉर्नडाइक। ये तीन थिंकर हैं, वो व्यवहारवाद से जुड़े हुए थिंकर हैं। तीनों के पूछ सकते हैं निम्नलिखित में कौन है और या निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तीनों के थिंकर ध्यान रखना, ये तीनों किससे रिलेटेड है, व्यवहारवाद से रिलेटेड है। जो व्यवहार पे व्यक्ति के यानी सीखने की व्यवहार एक अधिगम, लर्निंग का सबसे बेस्ट अधिगम है व्यवहारवाद का अधिगम पर जोर देती है। यानी वो कहते हैं सीखने का व्यक्ति की सीखने की सबसे ज़्यादा भूमिका व्यवहार की होती है। वो किस तरीके से रेस्पॉन्स कैसे करते हैं, वो प्रतिक्रिया कैसे करता है, वो चीज़ को कैसे देखता है, वो किस तरीके से कनेक्शन बनाता है, वो किस तरीके से अपने अंदर रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया क्रिएट करता है। उसके आधार पर, उसी अनुबंधन के आधार पर छात्र है वो सीखता है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पावलो की। ठीक है। व्यवहारवाद का सिद्धांत है जो व्यवहार पर बात करता है, और व्यवहारवाद को सिद्धांत को SR का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका? SR का सिद्धांत भी कहते हैं। SR का मतलब होता है स्टिमुला एंड रेस्पॉन्स की थ्योरी भी कहते हैं, यानी उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, व्यवहार होता है शास्त्रीय अनुबंधन। सबसे पहला सिद्धांत आता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये किससे रिलेटेड है? व्यवहारवाद से रिलेटेड है। और इसका जो प्रतिपादक कौन है? इसके जो प्रतिपादक हैं वो है पावलो। और इन्होंने बताया है कि लर्निंग होती है वो एक कनेक्शन एसोसिएटेड होती है। किसके रिलेटेड होती है? स्टिमुला और रेस्पॉन्स के आधार पर होती है। और इन्होंने एक कुत्ते का आधार दिया। इन्होंने एक सब स्टडी की, वो कुत्ते की किसी की थी? डॉग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछते हैं। उन्होंने डॉग की स्टडी की थी। इन्होंने कहा कि कुत्ता है वो जब उसको भूख लगती है फिर वो रेस्पॉन्स करता है, वो रेस्पॉन्स नहीं करता। यदि इसको हमने एक कंडीशन, उसकी आदत बना दी कि एक बार घंटी बज जाएंगी कुत्ता नहीं आएगा, यदि इसको हमने एक बार घंटी बजा दी और कुत्ते को रोटी दे दी तो कुत्ते को पता चल गया कि घंटी बजने से हमें रोटी मिलती है। तो इस तरीके से उन्होंने एक बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जो और ये सिद्धांत व्यवहारवाद का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक है वो है पावलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरपीएससी ऊपर से पूछती है तो पूछ सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको आंसर है पावलो। और इसका अध्ययन किस पर किया गया? कुत्ते यानी डॉग पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने आपको पहले बताया था मनोविज्ञान एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी एक प्रायोगिक सिद्धांत पर, एक प्रयोग के आधार पर चलने वाली प्रयोगशाला है। और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। और उसका पहला सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। पावलो का दिया गया सिद्धांत है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। और इसके बारे में इन्होंने बताई थी लर्निंग है वो एसोसिएटेड है, वो लर्निंग है। उन्होंने कहा था लर्निंग
लर्निंग क्या इन्होंने कहा था, अधिगम, उद्दीपक और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का समूह है। ठीक है, ये किसने सिद्धांत दिया था, ये हमारे पावलो ने दिया था। उन्होंने अलग अलग सिद्धांत भी प्रतिपादित किए थे, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे उन्होंने, ठीक है, ये बहुत सिद्धांत हैं। और दूसरी हमारी थ्योरी आती है, वो आती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया था, ये था स्किनर का। और ये स्टडी थी, इन्होंने स्टडी की थी रेट पर, ठीक है ना। यानी रेट पर इन्होंने जो व्यवहार के आधार पर ये रेट था उसको एक बॉक्स के पास रखा, और उन्होंने जैसे कुछ चूहा होता है ना, उसको आप जैसे कुछ बाहर रखोगे तो रोटी वो लेना शुरू कर देता, मतलब जैसे ये इन्होंने बॉक्स बनाया था, उसको बोलते हैं इसके अंदर बॉक्स ही कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने रेड बॉक्स बनाया, तो उस बॉक्स में एक चूहा है, उसको यहाँ आप दाना दोगे तो एक बार वो ऑटोमेटिक स्टिमुल करेगा और वो रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। मतलब बिहेवियर सेप बाई रीइंफोर्समेंट एंड पुनिशमेंट, यानी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो इस बात पर बल देता है, ये रिवार्ड सिस्टम पे काम करता है। यदि एक बार रेड को कुछ मिल गया तो वो वापस क्या रिवार्ड लेने के लिए वापस दाना लेने जाएगा। यदि आपने यहाँ क्या है पिंजरा रख दिया, एकदम बंद हो गया, तो वापस वो जाएगा, लेकिन वो पुनिश होगा ना। जैसे आपने उसको पहली बार रिवार्ड मिल गया कि वो दाना लेकर आ गया, या कुछ भी खाना जो भी इसको टुकड़ा था रोटी का वो लेकर आ गया, लेकिन दूसरी बार आपने इसको ट्रैप करने के लिए पिंजरा रख दिया और वो आकर ट्रैप हो गया, यानी उसमें एक रिवार्ड भी, पहले इसको रिवार्ड मिला, फिर इसको क्या हुआ, पुनिशमेंट मिला, ठीक है। और यानी वो कहता है लर्निंग है वो रिवार्ड और पुरस्कार और दंड दोनों का मिला जुला रूप है। वो कौन कहता है, स्किनर कहता है। इन्होंने जो व्यवहार है वो क्या होती है, लर्निंग इज पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट एंड पुनिशमेंट। लर्निंग है वो अवार्ड यानी प्रोत्साहन और दंड पर आधारित है। ये किसने बोला था, स्किनर ने बोला था। और उन्होंने रेड बॉक्स के आधार पर अध्ययन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन इसके द्वारा किससे संबंधित है, स्किनर से संबंधित है। और व्यवहारवाद का अगला जो सिद्धांत है वो दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक का। और इन्होंने ये बताया था कि रिवार्ड बिहेवियर आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, यानी कुछ रिवार्ड जो होते हैं वो मोटिवेशन के पीछे बार बार रिपीट किए जाते हैं। यदि आपको बच्चा है, उसको आपने एक बार रिवार्ड दे दिया, ट्रॉफी दे दी कि तुम बहुत अच्छा भागता है, तो अच्छी रनिंग करता है, तो उसके अंदर एक और मोटिवेशन पैदा होगा, वो फिर आपके पास आएगा, फिर आपके पीछे वो बोलेगा, जैसे आप और उसको रिवार्ड दोगे, यानी वो बार बार भागने के लिए तैयार होगा आपके रिवार्ड के पीछे। यानी लर्निंग को आप उसको एक बार बार प्रोत्साहित करने का माध्यम है, यानी प्रभाव पैदा करने का माध्यम। लॉ ऑफ इफेक्ट वो किसका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का, यानी एक रिपीटेड लर्निंग है वो इन्होंने प्रतिपादित किया था। इन्होंने जो स्टडी की थी वो किसके आधार पर स्टडी की थी, कैट का किया था, किसका, कैट, ठीक है। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पाउलो का जो अध्ययन था वो कुत्ते पर था, ठीक है। स्किनर का किसके आधार पर था, रेट का था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसने कैट पर किया था, किसने, एडवर्ड थॉर्नडाइक। और तीनों व्यवहारवाद के थिंकर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इन्होंने एक और सिद्धांत प्रतिपादित किए थे जिसमें प्रभाव और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। थॉर्नडाइक के बहुत सिद्धांत हैं। प्रभाव का सिद्धांत इन्होंने दिया था, दूसरा प्रयत्न व भूल का
सिद्धांत भी इन्होंने दिया। भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का, यानी ट्रायल एंड एरर की लर्निंग थ्योरी है, वो भी इनकी है, ठीक है। और तीसरा है, इन्होंने कुछ स्टेज बताए, ट्रायल एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के कुछ स्टेज है, इन्होंने 5 स्टेज बताए थे, ठीक है। जिसमें इन्होंने बताया था पहला कुछ 5 चरण है, मतलब प्रयत्न और भूल से व्यक्ति कैसे सीखता है। वो पहले उसकी प्रेरणा होती है, पहला उसकी क्या होती है, प्रेरणा होनी चाहिए सीखने की, ठीक है। दूसरा उसका अन्वेषण, यानी उसको कुछ नया करने की साहस होना, अन्वेषण, प्रेरणा, अन्वेषण। और तीसरा था सफलता, उसको सफलता मिलेगी तो वो हमेशा नया कुछ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और तीसरा होता है रिपीटेशन, यानी दोहराव होना चाहिए, और वो हमेशा अपनी प्रोत्साहन को वो बार बार दोहराना चाहेगा। और अंतिम में क्या होता है, लर्निंग होती है। ये प्रभाव और भूल का सिद्धांत के 5 स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है आरपीएससी, ठीक है। ये 5 स्टेज, 5 चरण में अपन लिया, ठीक है। और थॉर्नडाइक का अगला जो सिद्धांत है वो था तत्परता का सिद्धांत। और आप इनके 3 लॉ भी बताना, 3 लॉ, ठीक है, 3 नियम किसका है, थॉर्नडाइक का ये है। और 3 सिद्धांतों में से 2 में से पहला जो सिद्धांत है वो तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। और दूसरा नियम है, यानी उसको सीखने की एक रेडीनेस होनी चाहिए, वो बस सीखना चाहता है चीज़ों को, तब लर्निंग इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तीसरा अभ्यास का नियम, लर्निंग है वो क्या है, अभ्यास से सीखी जाती है। ये बहुत जैसे नाम है वैसा ही इनकी एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या है, ठीक है। और तीसरा उन्होंने बताया लर्निंग का तीसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, जैसे हम हमने आगे डिस्कस किया था, ठीक है। ये 3 नियम थॉर्नडाइक के हैं, ध्यान रखना, किसके, थॉर्नडाइक के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके बारे में ये ऊपर से पूछेंगे और आप इनका अध्ययन कर लोगे। तत्परता का नियम रेडीनेस का रूल है, और प्रैक्टिस और इफेक्ट है, ठीक है। और अब अपन बात करेंगे कॉग्निटिव सिद्धांत, ठीक है। अभी हमने व्यवहारवाद में 3 थिंकर पढ़े, पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। अब थिंकर है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही पूछते हैं। और दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है, दूसरा सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। और इनके जो मेन थिंकर है वो 3 थिंकर है, नाम ध्यान रखना, पियाजे, और एक था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी का एटकिसन, और तीसरा और था वो था, उसका नाम था कोहलर, जिसको हमने पढ़ा गास्लेट, उसको क्या था, फाउंडर था, हमने बताया था ना, कार्ल कोहलर। ये तीनों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पियाजे का आपको पता ही होगा, पियाजे सबसे पहले हम पियाजे की बात करेंगे, ठीक है। और पियाजे का सिद्धांत है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नए वाला व्यक्ति कौन था, पियाजे था। इसने बताया कि हमेशा उन्होंने बताया था व्यक्ति है व्यवहार, यानी लर्निंग वो है एक अनुभव और ऑब्जर्वेशन के आधार पर सीखी जाती है। ये कहते हैं कि जितनी माथापच्ची करोगे, कॉग्निटिव का मतलब यही होता है कि एक मेंटल प्रोसेस है, लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है, व्यवहार से नहीं सीखी जाती है। इनका इन 3 लोगों का मानना है लर्निंग और संज्ञानात्मक सिद्धांत है कॉग्निटिव, जितनी माथा, यदि अपन राजस्थानी में सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब होता है जितनी माथापच्ची करोगे, जितनी माथा फोड़ी करोगे, उतना ही आप ज़्यादा सीखोगे। ये इन 3 लोगों का मानना है। इसे कहीं अपने गांव में लोग, आपके शहर में, सिटी में, आसपास लोग कहें वो भी मानते होंगे कि लर्निंग इज़ नॉट अबाउट योर बिहेवियर, लर्निंग इज़ ऑल अबाउट योर माथापच्ची, यानी हेडेक। आप जितनी माथापच्ची करोगे उससे इतना आप लर्निंग के बारे में सीखोगे। ये 3 लोगों को मानना है। और इसी आधार पर पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने प्रतिपादित इसी आधार पर किया था।
ठीक है, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया था सामाजिक सिद्धांत, उन्होंने बताया था कि लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन से सीखी जाती है, जिसके आधार पर सॉरी लर्निंग है वो कुछ लर्निंग के इन्होंने स्टेज बताए थे। ठीक है, लर्निंग के इन्होंने कुछ स्टेज बताए थे कि प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या हो सकती है। उन्होंने कुछ लर्निंग के स्टेज बताए थे, इसमें इन्होंने कितने स्टेज कुल इन्होंने लर्निंग होती है वो लगभग लर्निंग के जो उन्होंने 4 स्टेज बताए थे। तो पहला जो स्टेज था वो था संवेदी सॉरी यार संवेदी प्रेरक अवस्था बताई थी। इन्होंने 5 स्टेज बताए। हम क्या पढ़ रही है इनकी, हम पढ़ रहे हैं लर्निंग के स्टेज सिद्धांत। हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, लर्निंग स्टेज पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं, पियाजे के। ठीक है, जैसे पहला जो स्टेज है वो संवेदी प्रेरक अवस्था है, वो सेंस करता है, चीज़ों को हाथ लगा कर चूता है, मतलब टच करके सीखता है, मतलब इसको मज़ा आता है। वो अवस्था कौन सी, संवेदी प्रेरक अवस्था। और इसका जो एज है वो 0 से 2 साल तक होती है। दूसरी जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। उनसे होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल लर्निंग। ठीक है, और तीसरी अवस्था होती है मूर्त। जानना सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ सकते हैं, और ये होती है 2 से 7 तक। मूर्त यानी कॉन्क्रीट यानी ऑपरेशनल, एकदम लॉजिकल बन जाता है बंदा, एकदम सब कुछ सीखना शुरू कर लेता है। वो अवस्था कौन सी है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यदि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट लर्निंग स्टेज। ठीक है, ये 3 अवस्था। और चौथी अवस्था है वो है फॉर्मल लर्निंग, जिसको बोलते हैं औपचारिक। और ये अवस्था होती है 7 से लेकर 11 तक। और ये तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है जो सबसे हाईएस्ट अवस्था होती है। ठीक है, वो एकदम मास्टर बन जाता है। ठीक है, मास्टरी वाली एज है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। सबसे लो पूछे तो ये संवेदनी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वो कॉन्क्रीट वो लॉजिकल बन जाता है, वो चीज़ों को समझना शुरू करता है। और चौथा औपचारिक होती है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल होता है, वो एकदम प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, उस चीज़ों को कनेक्शन हाइपोथेसिस तरीके से सीखना प्रारंभ करता है। वो अवस्था कौन सी है, फॉर्मल अवस्था। चारों का ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ध्यान रखना, ये घटते हुए क्रम में ना, ये सबसे लो उससे ऊपर और ये सबसे एडवांस है, सबसे हाईएस्ट अवस्था है। ठीक है, औपचारिक है। ठीक है, और ये बात क्या पढ़ रहे, संज्ञात्मक कॉग्निटिव सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कुत्ता भौंक रहा बाहर। ठीक है ना, अब इसको भी कुत्ता भौंकना हमने किसके आधार पर पढ़ा था, वो हमने पाउलो पढ़ा था। उन्होंने क्या बोला था, क्लासिकल कंडीशन यानी शास्त्रीय अनुमोदन पर उन्होंने सिद्धांत दिया था कि कुत्ते को आप जब पहल बजाओगे, कुत्ते का आप उसको उद्दीपक दोगे, उसको कुछ बोलोगे तो वो समझेगा नहीं। आप उसको रेस्पॉन्स करोगे, मैं उसको कुछ देकर आ जाऊँगा, तो ये कुत्ता क्या है, एकदम उसकी आदत हो जाएगी कि अच्छा इस समय मुझे कुछ देते हैं, तो इसलिए वो भौंकता है। बस इसीलिए तो उन्होंने, ये लर्निंग है। कुत्ते को पता थोड़ी है, अब उसको 11 बजे जो भी टाइमिंग है, अब उसका समय है कि उसको भौंकना है, तो वो मुझे इस तरीके से बोला भी रहा है, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ जाता हूँ, उसी वक्त जाता हूँ। अब वक्त मैं नहीं बताऊँगा, तो अब वो मेरा वेट कर रहा है। ठीक है ना, वो उसका एक लर्निंग है, समझ रहे हो ना। और इसलिए पाउलो ने कुत्ते को एक प्रयोगशाला के आधार पर लर्निंग का आधार माना। और आप भी अपने घर में, पता आपको होगा, आपका कोई पालतू पेट होगा, यदि आप उसको एक समय पर रात को दिन में कुछ भी देते होंगे, तो उसकी आदत बढ़ जाएगी, वो आपके उसी समय आपके पास आएगा और आपसे कुछ जो उसकी हमेशा हैबिट, उसकी जो खुराक होती है वो लेने आता है और फिर वो चला जाता है। बस वो एक लर्निंग है उसके लिए। ठीक है, आप 3 दिन नहीं दोगे, वो चौथे दिन नहीं आने वाला है। तो इसीलिए उसने कहा था ये लर्निंग क्या है, कंडीशनल है। और ऐसा किसने बोला, पावलो पढ़नी है बोला। ठीक है, अब बात हम पढ़ तो ये रही संज्ञानात्मक सिद्धांत। वो कुत्ता भौंक रहा था, इसलिए वो बार्किंग कर रहा था, इसलिए अपने बात कर लिया। देखो प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया। ये कॉग्निटिव थ्योरी होती है। ठीक है, जिसमें पियाजे, एटकिसन और कॉलर, ये 3 थिंकर है। पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है। 4 अवस्था ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछेंगे। और उनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, सीक्वेंस में ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा हमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, एटकिसन की बहुसंग्रहण सिद्धांत।
यानी कॉग्निटिव की मेमोरी, यानी हमारी मेमोरी तेज़ नहीं होती है, कुछ धारणा, कुछ चीज़ें हैं वो कुछ समय के लिए रहती, कुछ बात चली जाती है। तो बहुसंग्रहण स्मृति मॉडल प्रस्तावित किया एटकिंसन का नजरिया किसका था? एटकिंसन एटकिंसन का सिद्धांत है ना, एटकिंसन एंड सिफ्रिन का सिद्धांत है बहुसंग्रहण। इन्होंने मेमोरी को 3 तरीके डिवाइड किया। एक सेंसरी, जिसको बोलते हैं संवेदी मेमोरी। एक होती है लघु मेमोरी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो हमारी मैथमेटिक में हम सोल्व करते हैं ना, लघु स्मृति। और तीसरी होती है वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी दीर्घकालिक स्मृति में कुछ चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। उस आधार पर इन 3 तरीके से मेमोरी को बांटा है, और बहुत ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बहुसंग्रहण स्मृति मॉडल किसका है? एटकिंसन और सिफ्रिन का है, ठीक है। और तीसरा जो मॉडल है कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक है, वो है अंतर्दृष्टि। कौन सा है? अंतर्दृष्टि द्वाराधिगम। अंतर्दृष्टि क्या होती है पता है आपको? आपने कभी मतलब अचानक कुछ, जैसे कुछ देख लिया, आग, ओ माय गॉड, तो वो क्या, एक इंसाइटफुल आपके अंदर से आवाज़ निकली है, एकदम सीख गया इधर आ गए तो मुझे इधर नहीं जाना है, क्योंकि मैं यदि चला गया तो मैं फायर में पकड़ लिया जाऊँगा, फायर में मतलब मैं फायर से कैच हो जाऊँगा। तो आप एकदम अचानक सीख जाते हो, आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप अचानक करते हो ओ माय गॉड, तो आप एकदम अचानक पता याद रहता है कि अच्छा थप्पड़ क्यों मारी है। अब कुछ भी देखते हो आपके पास एकदम हाथों हाथ आप किसी चीज़ को समझ लेते हो, तो वो अधिगम का अंतर्दृष्टि अधिगम है, जो आपको मेमोरी से हाथों हाथ प्रोसेस होता है। और इसके तो प्रतिपादक है वो है वोल्फगैंग कोहलर। कौन है? वोल्फगैंग कोहलर, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये मॉडर्न गैस्टल्ट स्कूल के को फाउंडर हैं, ठीक है। एकदम फटाफट समझ में आए, वो अंतर्दृष्टि अधिगम करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट लर्निंग, ठीक है ना, इनसाइट लर्निंग। तीनों सिद्धांत है, ध्यान रखना। अभी तो हमने क्या सीखा, सब कॉग्निटिव में 3 थिंकर पढ़े हैं, पियाजे, एटकिंसन एंड कोहलर। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकासवाद का सिद्धांत दिया, इसमें ने 4 अवस्थाएं बताई: संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और दूसरा बड़ा बहुसंग्रहण, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पढ़ी थी एटकिंसन एंड सिफ्रिन की, जिसमें उन्होंने 3 आधार पर मेमोरी के 3, एक इसके मेमोरी के 3 स्टेज बताए थे। इसमें इन्होंने संवेदी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बताया, ठीक है। अंतर्दृष्टि जो एकदम हाथों हाथ 1 सेकंड के अंदर सीख समझ सकते हैं, हमारा स्मृति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे वोल्फगैंग कोहलर ने इसके प्रतिपादक, इसके फाउंडर, इसके थ्योरी के निर्माता थे। और उन्होंने एकदम लर्निंग क्या होती है, ऑन द स्पॉट लर्निंग होती है। क्या होती है लर्निंग? क्या होती है? ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अधिगम पढ़ेंगे। तीसरा सिद्धांत हमारा है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट भूमिका में है वो बांडूरा, जो कहता है लर्निंग क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका में है, और कंस्ट्रक्टिव में सबसे ज़्यादा इसमें बांडूरा को ध्यान रखना। किसको? बांडूरा इस थ्योरी के प्रतिपादक हैं। इन्होंने सामाजिक अधिगम का, यानी अवलोकन, लर्निंग और अवलोकन, किसी को इमिटेट करके, यानी किसी की नकल करके सीखी जाने वाली थ्योरी है, सिद्धांत है, प्रक्रिया। ये अल्बर्ट बांडूरा कहता है। चाइल्ड है वो, कुछ बच्चा है वो किसी की नकल में कहना सीखता है, ठीक है। लर्निंग के अलग अलग, कोई व्यवहार के आधार पर बांटता है, कोई कहता है माथा पच्ची करो किसी को, कोई कह रहा है किसी की नकल करके सीखोगे। और ये बांडूरा कहते हैं, अल्बर्ट बांडूरा का ये है कि लर्निंग है वो क्या है, एक अवलोकन है, एक लर्निंग एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो लर्निंग थ्रू, लर्निंग क्या होती है, अधिगम किसके आधार पे होता है, सॉरी,
अधिगम है वो अवलोकन अवलोकन के आधार पर होता है। ये कौन कहता है? ये बांडुरा कहता है, अवलोकन के आधार पर, ये कहता है, बांडुरा कहता है। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, बोबो डोल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किसका है? बांडुरा का ही है। ध्यान रखना, उन्होंने चाइल्ड है वो क्या होता, ये किस पर ऊपर किया था? ये बच्चे पर किया था। किसा? बच्चे पर किया था, चाइल्ड पर किया था। और इसका आधार था इमिटेशन, नहीं नकल करके बच्चा सीखता है। ठीक है, ये इसके प्रतिपादित कौन थे? बांडुरा के सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत है। बच्चा है वो क्या, नकल के आधार पर सीखता है, इमिटेशन, नकल। ठीक है, और इन्होंने बांडुरा ने कुछ प्रोसेस, उन्होंने कुछ स्टेज बताए थे कि वो ऑब्जर्वेशन के कुछ प्रोसेस है, जैसे अवलोकन के कुछ, अवलोकन अधिगम के कुछ स्टेज बताए थे जिसके आधार पर लर्निंग की जा सकती है। वो स्टेज उन्होंने 4 स्टेज बताए थे। ठीक है, अवलोकन अधिगम के 4 चरण किसने बताए थे? बांडुरा ने बताए थे। उसमें पहला जो चरण था वो था अवधारणात्मक था, अवधारणात्मक था। अवधारणात्मक में वो क्या करता है? अटेंशन, उसका मतलब उसको एक उसका अटेंशन कैसे हो, वो मतलब सीख ध्यान लगाता है कि कोई कैसे बिहेवियर करता है, उसके माध्यम से वो ध्यान लगाकर सीखता है। इसको बोलते हैं अवधारणात्मक अवलोकन का सिद्धांत। दूसरा था धारणात्मक, उसको क्या करता है? वो धारण करता है, यानी उसको रिटेंशन करता है, स्मरण करता है। अच्छा उसने ऐसा किया था, अब की बार मैं भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है ना, घर में भी कोई बच्चा आपने देखा होगा, सबसे पहले आपको ध्यान से देखेगा। ठीक है, कि अच्छा वो ऐसे कर रहा, फिर वो धारण कर लेगा, उसने ऐसा किया था मैं भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है, उसको अवधारणात्मक कहते हैं। फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, उसको बोलते हैं पुनरुत्पादन। सॉरी यार, पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन यानी इसको प्रोडक्शन करेगा, प्रैक्टिकल करेगा। ठीक है, वो पुनरुत्पादन होगा। और चौथा स्टेज है वो अभिप्रेरणात्मक करेगा उसको, और मतलब एक मोटिवेशन मिलेगा उसको, मज़ा आएगा करने में, वो बार बार करने की कोशिश करेगा। तो उसने चौथा था वो अभिप्रेरणात्मक था, अभिप्रेरणात्मक। ठीक है, ये 4 चरण अधिगम, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन लर्निंग के बांडुरा ने बताए थे, और ये सोशल लर्निंग के हिस्से आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है। ये हमारा सामाजिक अधिगम पूरा हो गया। अब चौथा ही हमारा जो है वो है अनुभववादी लर्निंग क्या होती है। यानी जो लर्निंग है वो अनुभव के आधार पर, हमारे जो पास्ट के अनुभव रहे हैं, अनुभववादी अधिगम। और इसके जो मेन थिंकर है वो है डेविड कोल्ब। ठीक है, उन्होंने कहा कि लर्निंग होता है वो क्या, अनुभव पर आता है। क्या अनुभव से, अनुभव वो गलतियों के आधार पर लर्निंग होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या, लर्निंग कोई भी चीज़ करनी है तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ सीखना है तो सिर्फ अनुभव करो। जैसे आपको कुछ जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊँ, आपको कुछ मान लीजिए जैसलमेर के दौरे घूमने हैं, तो आपको किसी की व्यवहार में, किसी की माथापच्ची करके सिखाई गई बातों पर नहीं, इसको आप जाओ, देख कर आओ, फिर अनुभव करो, फिर आप सीखो। अच्छा टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, गर्मियों में इतना हॉट क्यों हो जाता है, फिर इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको अनुभव के माध्यम से सीखने को मिलेगी। और इसके ऐसा कहने वाले लोग हैं डेविड कोल्ब। ठीक है, क्यों हमें पढ़ना पड़ेगा इसे, ये याद रखने पड़ेंगे अनुभववादी सिद्धांतिगम के लीडर कौन है। ठीक है, डेविड कोल्ब। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट अब ये है, 5वीं थ्योरी है वो है समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत देने वाले कौन थे? समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत देने वाले
समीपस्थ विकास क्षेत्र अधिगम, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट ऐसे याद रखते हो GPD, वो शॉर्ट फॉर्म है। और इसके जो प्रतिपादक थे वो थे वाइगोट्स्की, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और RPSC कई बार पूछ चुकी है। इसके प्रतिपादक कौन थे? वाइगोट्स्की ने दिया था। उन्होंने कहा था कि लर्निंग है वो सबसे बेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसको गाइडेंस करो। लर्निंग सीखने का सबसे बेस्ट है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि लर्निंग को व्यवहार यानी उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर पढ़ाओ, सिखाओ, समझाओ। लेकिन वाइगोट्स्की का मानना है कि लर्निंग को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसको वो व्यक्ति अकेला नहीं सीख सकता है। उन्होंने समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसको का सिद्धांत देने वाले कौन थे? वाइगोट्स्की माना। उनका मानना था कि लर्निंग में एक सहायक की भूमिका होती है। किसकी होती है? इसके फोल्डिंग का मतलब होता है इसको एक गाइडेंस देने वाली सहायक की ज़रूरत रहती है। ये कौन कहता है? इनका सिद्धांत है। दूसरा होता है लर्निंग है वो अधिक जानकार, इसको एक लर्निंग का सिद्धांत होना होती है MKO, इसका मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है ना, शॉर्ट में याद रखने का इसको बोलता है। या इसको ऐसे क्या, जो अधिक जानकार व्यक्ति है उसके माध्यम से लर्निंग की जा सकती है। जैसे आप में से कोई बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, या आपका कोई सहयोगी अच्छा जानता हो, आप उसके गाइडेंस में सीख सकते हो, ये कहता है वाइगोट्स्की, ठीक है ना। और ये जो अपने आजकल स्कूलों में फॉलो करते सिद्धांत है, जो आजकल अपने की सिद्धांत पर चल रही है। और बाकी का अभी तक पाउलो ने माना कि व्यवहार के आधार पर शिक्षित ज्ञान अर्जित किया जाता है। कॉग्निटिव लोड में जैसे उन्होंने थिंकर थे, क्या नाम उनका, पियाजे और कॉलर का मानना था कि जितनी माथापच्ची करोगे तब आप सीखोगे। और कुछ पांडुरंग जैसे लोग थे कि आप कुछ बच्चे होते हैं सामाजिक परिवेश में एक लर्निंग इमिटेशन नकल करके सीखते हैं, वो पांडुरंग कहते हैं। लेकिन ये लोग कहता है, वाइगोट्स्की कहता है कि बच्चे को इसके फोल्डिंग है, इसके सहायक, उसके मेंटोर की ज़रूरत रहती है। एक अधिक जानकार वाला व्यक्ति है उसके माध्यम से सीख सकते हैं। ये तीनों सिद्धांत हैं ना, समीप विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोट्स्की की है। इसके फोल्डिंग का मतलब सहायक होता है, ये पूछ सकते हैं, RPSC पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके भी कौन है? वाइगोट्स्की। और MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन, लिख देता हूँ, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। इसका सिद्धांत देने वाला कौन था? MKO, ठीक है। वाइगोट्स्की ने इसका सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये हमारी हो गई है पूरी, यहाँ तक मैं एक ट्यूशन की हेल्प रहती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन बेस्ड, यानी अभिप्रेरणा। मोटिवेशन पे हमको कहता है मैं सीखने के लिए मोटिवेशन चाहिए। अभी तो हमने 5 पढ़ा है, अभी हम 6ठा है वो मोटिवेशन बेस्ड लर्निंग। अधिगम का एक अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा अधिगम कौन सा है? अभिप्रेरणा अधिगम कुछ थिंकर का मानना है कि जो लोग सीखते हैं उनके कुछ मोटिवेशन होता है कि मैं जब कुछ पढ़ लूँगा, कुछ सीख जाऊँगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं कुछ नई चीज़ें आविष्कार करूँगा, मेरी लाइफ में सिक्योरिटी आ जाएगी, मैं कुछ नई चीज़ें प्रयोग करना शुरू करूँगा। यानी उनके पीछे कुछ मोटिवेशन होता है। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मुझे छोकरी मिल जाएगी, तो आपका मोटिवेशन है। ऐसे भी इस आधार पर कुछ थिंकर आए हैं, उन थिंकरों में मोटिवेशन जिसमें सबसे टॉप थिंकर है, अभिप्रेरणा अधिगम से जुड़े थिंकर हैं, उनमें से सबसे बेस्ट जो थिंकर है उनका नाम है एडवर्ड टेसी। और एक का नाम है बर्नार्ड वेनर, ठीक है। और एक है केरल ड्वेक। जॉन निकोल्स, नाम याद रखने पड़ेंगे, पूछेंगे, ठीक है ना। जॉन निकोल्स,
या बर्नार्ड वेनर किन से रिलेटेड है, या फिर अभिप्रेरणा अधिगम से रिलेटेड कौन कौन से थिंकर हैं, जिसमें आपको एडवर्ड डेसी, बर्नार्ड वेनर और जॉन निकोल्स और स्किनर का नाम दे देंगे, तो आप तीनों को टिक मार के आ सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम बात करेंगे अभिप्रेरणा में सबसे जो पहला सिद्धांत दिया था वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जिसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का अधिगम सिद्धांत, किसने दिया था, आत्मनिर्णय का अधिगम सिद्धांत। और इसके प्रति जो प्रतिपादक थे वो थे एडवर्ड डेसी थे। कौन थे, एडवर्ड डेसी। और आपको इसको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आपको मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और आत्मनिर्णय का अधिगम सिद्धांत है सेल्फ एडवांटेज। इन्होंने बताया कि मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा होती है उनके 3 तत्व होते हैं, उन्होंने बताया, ठीक है। मोटिवेशन आता है वो 3 चीज़ों से आता है, अधिगम किन 3 चीज़ों से, अधिगम के 3 तत्व उन्होंने बताया, ठीक है। अभिप्रेरणा के 3 तत्व बताए थे, क्या बताए थे, अभिप्रेरणा के 3 तत्व कौन से बताए थे इन्होंने, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पहले ऑटोनॉमी बताया था, यानी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए सीखने के लिए, उसको एक स्वतंत्र होना चाहिए, उसके पीछे कोई लोड नहीं होना चाहिए, वो एकदम रिलैक्स होकर ना, यदि रिलैक्स हो तभी वो मोटिवेशन के माध्यम से सीख सकता है। इसमें एक दक्षता होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंसी करते हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटेंस करना। मोटिवेशन कहाँ से आता है, एक स्वतंत्रता होनी, इसमें दक्षता है तो मोटिवेशन आएगा। एक इसमें जुड़ाव होना चाहिए, जुड़ाव, 3 तत्व इन्होंने बताए थे, जुड़ाव, ठीक है। ये किसने बताए थे, अभिप्रेरणा के 3 तत्व, एडवर्ड डेसी ने बताए थे। किस आधार पर बताए थे, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के आधार पर उन्होंने 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। किसने किए थे, एडवर्ड डेसी ने किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा जो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो है प्रेरणा का आरोपण सिद्धांत, प्रेरणा का आरोपण सिद्धांत। प्रेरणा का आरोपण सिद्धांत किसने दिया था, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे बर्नार्ड वेनर। कौन थे, बर्नार्ड वेनर, ठीक है। इन्होंने कहा था कि आदमी फेल होता है उसका रीजन होता है, कोई यूँ नहीं है कि एट्रीब्यूशन होता है, कारण होता है फेलियर का, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ 3 इन्होंने आयाम बताए, 3 तत्व बताए थे कि एक होता है कि लोग एक तो होता है कि अस्थिरता के कारण फेल होना, ठीक है। जैसे ये बताया था अस्थिरता होना, उसमें एक 3 तत्व बताए थे किसके, फेलियर के, अस्थिरता, यानी वो एक स्थिर नहीं था, वो किसी एक कांस्टेंट नहीं था, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं था, इसलिए वो एक फेल होगा, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया कि कंट्रोवर्टी, कुछ नियंत्रण नहीं था, नियंत्रण क्या बताया, अपने पर नियंत्रण न होने के कारण फेल हो सकता है। और तीसरा बताया था जो था वो था एक्सटर्नल, बाहरी नियंत्रण। ये नियंत्रण, कंट्रोलेबिलिटी, अनियंत्रण होना और एक बाहरी नियंत्रण, ये 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। 3 आयाम किसके, 3 तत्व बताए थे, 3 तत्व किसके बताए थे, फेलियर, 3 तत्व मतलब असफलता के 3 तत्व बताए थे। असफलता के 3 सिद्धांत तत्व किसने बताए थे, ये बताए थे बर्नार्ड वेनर ने बताए थे, ठीक है। और इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और तीसरा जो मोटिवेशन जो है गोल ओरिएंटेशन थ्योरी है, यानी लक्ष्य आधारित सिद्धांत, गोल ओरिएंटेशन थ्योरी, वो इन तीनों के जो प्रतिपादक थे वो थे कैरल ड्वेक, मैंने बताया था आपको पहले,
निकोलस, ठीक है, निकोलस और एलियट, ये 3 लोगों, इनका मानना था कि लक्ष्य कुछ लर्निंग का मोटिवेशन होता है। कोई चाहता है, लक्ष्य का मोटिवेशन क्या होता है, मास्टरी बनाना, मास्टरी यानी एक कौशल अर्जित करना, और किसी का होता है मास्टरी एंड परफॉर्मेंस करना, यानी कोई एग्ज़ाम पास करना। ठीक है, लर्निंग के दोनों 2 सिद्धांत बताए थे, एक मास्टरी हासिल करना, एक था परफॉर्मेंस करना, यानी जस्ट एग्जाम पास। जैसे एक होता है, जैसे मान लीजिए मैं साइकोलॉजी आप बता रहा हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मैं साइकोलॉजी पर एक मास्टरी हासिल करूँ, मैं एक साइकोलॉजी को अच्छे एस्पेक्ट में पढ़ रहा हूँ, और आप में से किसी का मोटिवेशन होगा बस एग्जाम क्रैक कर लूँ, तब मेरा क्या परफॉर्मेंस बन जाए। तो इन्होंने लक्ष्य के 2 उन्होंने सिद्धांत बताए थे, 2 मोटिवेशन बताए थे, डिवेल और निकोलस ने। कितने बताए थे, 2 सिद्धांत बताए। कौन से थे, मास्टरी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कौशल और प्रदर्शन। कौन सा है, कौशल और प्रदर्शन। 2 मिनट, ठीक है, कौशल और प्रदर्शन। आप, मैं साइड में लिख रहा हूँ ना यहाँ, कौशल और प्रदर्शन, ये 2 मोटिवेशन है, क्या है, प्रेरणा है लर्निंग की। ठीक है, अब हम बात करेंगे फील्ड थ्योरी, लर्निंग की फील्ड थ्योरी। अब बहुत कम ही बचा है, ठीक है, अभी तो हमने 6 पढ़ लिया है। अब 7वां जो सिद्धांत है वो है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है वो है कर्ट लेविन। कौन है, कर्ट लेविन। इन्होंने बताया था कि लर्निंग है वो मानो व्यक्ति के खुद के स्पेसिफिक क्षेत्र पे आधारित होती है। वो आपको, भाई देखो इतना ही ध्यान रखना, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है, कोर्ट लेविन का है। आपको इतना ही ध्यान रखना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ। तो अधिगम सिद्धांत है वो व्यक्ति की खुद के यानी एक स्पेसिफिक लाइफ के अंदर निर्धारित होता है। वो कोई इसके लिए बाहर से नहीं होता है, वो खुद का एक इसके लिए स्पेशल इन्वायरमेंट हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी जो पास्ट अतीत की जो गलतियां हैं उसके माध्यम से लर्निंग प्रभावित होती है, उससे गलत लर्निंग होती है। ठीक है, ये सिद्धांत कहता है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है। और 8वां जो सिद्धांत है वो है, 8वां सिद्धांत है वो है संकेत अधिगम, संकेत अधिगम का सिद्धांत। लर्निंग वो क्या होता है, हिंट से सीखी जाती है। लर्निंग के लिए हमें क्या संकेत की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एडवर्ड टोलमैन का, ये किसका है, एडवर्ड टोलमैन का सिद्धांत है। किसका है, एडवर्ड टोलमैन का सिद्धांत है। किसने दिया था, एडवर्ड टोलमैन। इसमें क्यों, जो हिंट है, जिस संकेत चाहिए बस वो ऑटोमेटिक लर्निंग कर लेता है। ठीक है, और एक गुप्त अधिगम सिद्धांत, जिसको बोलते हैं लेटेंट, गुप्त अधिगम का सिद्धांत। गुप्त अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, गुप्त अधिगम का सिद्धांत जानने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम था एडवर्ड टोलमैन का। ये भी एडवर्ड टोलमैन का ही है, ध्यान रखना, मैंने अलग से लिख दिया, सॉरी, ठीक है ना। ये एक ही सिद्धांत है। और अगला है ऑब्जर्वेशन, और एक मैं लास्ट में भूल गया था जिसका नाम है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद यानी कनेक्शन बनाओ, संयोजनवाद का अधिगम सिद्धांत, कनेक्शन बनाओ, एक नए हिंट जोड़ो, लर्निंग बाय फॉर्मिंग एसोसिएशन एंड ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत था, वही इसका ही था। ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत पूछे, वो मैंने आपको पहले बताया था ना, थॉर्नडाइक, उसका ही था। ठीक है, ये अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया है। दो मिनट, ठीक है, अभी तक हमने इसका सिद्धांत पढ़ लिया है। ठीक है, और 10वां सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
प्रेरणा प्रबलन का ह्रास का सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत, जो इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो कहते हैं स्टिमुलस, ये बिहेवियरल थ्योरी ध्यान रखना। और इसके जो प्रेरणादाता हैं वो हल है, हो ना, हल हल इस थिंक करें उनको, उनके क्या है प्रेरणादाता है हल, तो कौन है हल, एडवर्ड हल, ठीक है, पूरा नाम एडवर्ड हल। इन्होंने बताया था लर्निंग क्या है, एक गणितीय आधार है, इन्होंने ये एक गणितीय आधार पर बताया था, तो इसको बताया था लर्निंग को गणितीय आधार पर विकसित किया था, किसने किया था, एडवर्ड हल ने किया था। और बहुत इम्पोर्टेंट है गैने का लर्निंग सिद्धांत, गैने का अधिगम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सबसे लास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यदि कोई पूछे इस बार लग रहा है वो ये गैने का अधिगम सिद्धांत है, ठीक है। अब गैने का अधिगम सिद्धांत क्या है, उन्होंने कुल इंस्ट्रक्शन, इन्होंने अनुदेशन जिसको बोले इंस्ट्रक्शन आधार पर अधिगम सिद्धांत है, वो क्या इसके आधार पर इंस्ट्रक्शन दिया क्या है, हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, अनुदेशन किस आधार पर करना चाहिए, उन्होंने इसकी क्या स्टेप बताए, अनुदेशन सिद्धांत जिसको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन थ्योरी किसकी है, गैने की है, इंस्ट्रक्शन थ्योरी गैने का सिद्धांत है। तो गैने का इसने इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, तो टीचर ये क्या है, ये टीचर की अभी तक हमने जो पढ़ी है वो चाइल्ड या स्टूडेंट सेंट्रिक थी, और ये पहली थ्योरी है वो टीचर, ठीक है, टीचर बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, टीचर बेस्ड अप्रोच है, किसके बेस ऊपर है, ये क्या है टीचर बेस्ड है, ठीक है, शिक्षक केंद्रित अवधारणा है, ठीक है। इन्होंने अनुदेशन के कुल 9 चरण बताए थे, ठीक है, 9 चरण है, ठीक है। पहला जो चरण है वो कहता है कि ध्यान आकर्षित करने का होता है, कि बच्चों को कुछ पढ़ाना हो तो सबसे पहले उसके बारे में उसको अटेंशन गेन करो, क्या करो, ध्यान आकर्षित करना, उसके बारे में पहले बताओ कि क्या हमें करना है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने जो बताया था वो था उसको उद्देश्य बताओ कि हम, ठीक है, ये करने वाले हैं, उसका लक्ष्य क्या है, ये करने के बाद आप कितना सीखोगे, वो उद्देश्य बताओ, ठीक है। तीसरा इसको ये बताओ कि पूर्व ज्ञान, वो बच्चे पहले कितने जानते हैं, यानी उसका इन्फॉर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसे स्टिमुलेट करो, रिकॉल ऑफ योर लर्निंग, यानी पूर्व ज्ञान को सक्रिय करो। कोई बच्चा आप कुछ जैसे वो पढ़ा रहे हो उसको पूर्व ज्ञान, वो इसके बारे में कितना जानता है, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, ये अनुदेशन है, ठीक है ना, यानी उसको टीचर को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ाते समय, ठीक है। तो चौथी है वो सामग्री का प्रस्तुतिकरण करो, कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उसका प्रस्तुतिकरण करो कि ये चीज़ें हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे और इसके आधार पर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, ये उसको बोलते हैं सामग्री प्रस्तुतिकरण। पाँचवा इसको मार्गदर्शन दो, जहाँ आप गलतियाँ करेगा बच्चा उसको आइडेंटिफाई करके मार्गदर्शित करने की भूमिका निभाना। और छठा है अभ्यास, उसको पढ़ाने के बाद उसको अभ्यास की तरफ क्या करो प्रोत्साहित करो, उसको एक नई नई चीज़ों के बारे में अटेंशन गेन करो, वो अभ्यास के माध्यम से सीखी जाती है। और सातवीं है प्रतिक्रिया लो, उससे फीडबैक लो कि वो क्या क्या सीखा है। और आठवां है वो है उसका मूल्यांकन करो, क्या करो, मूल्यांकन करो। और नौवां उसने सबसे फाइनल बताया था वो है स्मरण अनुप्रयोगों को पढ़ाना, फिर उसको स्मरण कराओ, क्या करो, स्मरण, ठीक है। ये 9 इंस्ट्रक्शन चरण इसने बताए थे, ठीक है। और उसके बाद उसने अधिगम को आउटकम बताया था कि अब अधिगम का प्रिपेयर, इसके बाद इंस्ट्रक्शन वो टीचर के लिए था, अब अधिगम की दोनों परिणाम बताया, ठीक है। ये हम गैने को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, गैने का अधिगम, गैने का अधिगम परिणाम क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी बच्चा, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ाया, हमने उसको सब कुछ बता दिया कि ध्यान में करवा दिया, उसको उद्देश्य बता दिया, हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसका आउटकम कैसा आना चाहिए, ठीक है, उस मौखिक जानकारी, तो आउटकम उसका हमें मूल्यांकन किस आधार पर करना है, तो गैने का अधिगम परिणाम, ठीक है, यानी मूल्यांकन करना किस आधार पर करना है, तो उन्होंने कहा एक मौखिक आधार पर पूछो कि उसको मौखिक जानकारी लो कि क्या क्या चीज़ें
आपने पढ़ी है, क्या क्या सीखा है। दूसरा है उसके बौद्धिक इंटेलेक्चुअल स्किल चेक करो, क्या करो, उसका बौद्धिक कौशल जानो कि उसने सीखा है तो उसमें कितना वो मौलिकता के साथ सीखा है, ठीक है, इमिटेट करके नहीं, मौलिकता के साथ सीखा है। और चौथा तीसरी जो रणनीति है वो है संज्ञानात्मक, यानी उस बच्चे के जो पहले अर्जित ज्ञान में और अभी नई इंफॉर्मेशन को वो किस तरीके से सीख रहा है, संज्ञानात्मक रणनीति समझो, ठीक है। और चौथी उसने जो बात बताई थी वो थी उसका रुचि। अब बताओ कि उसने इतना पढ़ा है तो उसका रुचि कितनी डेवलप हुई है, वो कुछ उसमें इंटरेस्ट का भाव जगा है या ऐसे मुर्दे की तरह एक शांत स्वभाव में उसने समझा है। तो इसकी रुचि का मूल्यांकन करो। ये 5 था आर्ट का। और 5वां था वो था मोटर स्किल, ठीक है, यानी उसको मोटर स्किल का मतलब होता है साइमल्टेनियसली लर्निंग करो। उसको वो एक थ्योरी भी पढ़ रहा है, जैसे मोटर स्किल, जैसे मान लीजिए स्विमिंग करना है, अब स्विमिंग सिखानी है तो ये नहीं किताबों में आप नहीं पढ़ा सकते हो कि स्विमिंग में से तैराकी स्विमिंग करना पड़ता है, उसको स्विमिंग पूल में जाकर सिखाना पड़ता है। यानी एक मोटर स्किल साइमल्टेनियसली एक कहते हैं ना ऑन द स्पॉट्स लर्निंग जिसको बोलते हैं, वो होती है मोटर स्किल सीखो। जो टाइपिंग करनी, तो टाइपिंग आप कॉपी में नोट बना कर नहीं कर सकते हो, इसको आपको टैबलेट लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठा कर ही सिखा सकते हो। ये स्विमिंग है, टाइपिंग हो गई, तो ये एक तरीके से ड्राइविंग करानी है, तो ये क्या है, मोटर स्किल है, ठीक है। तो ये इन्होंने अधिगम के मूल्यांकन बताई थी, ठीक है। और अधिगम की श्रेणियाँ भी बताई थी। लर्निंग आयरसी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सब कुछ इसके बारे में जानने के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और इस बार मुझे लगता है इसमें से या तो उसका इंस्ट्रक्चरल अनुदेशन सामग्री से क्रोनोलॉजी पूछ सकता है या मूल्यांकन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ अधिगम की श्रेणियाँ बताई थी, वो मैं डिस्कस अभी करूँगा, ठीक है। ठीक है, बढ़ गया काम। अब अगला टॉपिक है लर्निंग हायर्स की अधिगम ज्ञान की अधिगम श्रेणियाँ। लर्निंग की कुछ श्रेणियाँ उसने बताई थी कि जैसे उसने टीचर के लिए बता दिया, आउटकम निकाल दिया। अब कि बताइए लर्निंग के कुछ कारण होते हैं, श्रेणियाँ होती है, जैसे कुछ होती है सिग्नल लर्निंग, ठीक है। उसने पहला बताया संकेत अधिगम, क्या होता है था संकेत अधिगम। आप समझ रहे हैं, संकेत यानी इसको हिंट के माध्यम से सीखो, उसको समझाओ, ठीक है। उसकी उसने बताई थी उत्तेजना, स्टिमुल, उसके अंदर एक उत्तेजना और प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स क्रिएट करके सिखाओ। उसको पहले ललकारो, फिर उसको बताओ, फिर उसको समझाओ और फिर उसको परखो। ये सिद्धांत ज्ञानी ने बताया था। और तीसरा उसने बताया था अधिगम की श्रेणी थी श्रृंखला अधिगम। कोई भी लर्निंग है वो एक सिक्वेंशियल होनी चाहिए, एक उसकी कनेक्शन बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा तो कुछ और रहे हो लेकिन उसके दिमाग में कुछ और जा रहा है। तो एक उसका एक श्रृंखला होनी चाहिए, एक चैन बननी चाहिए, ठीक है, समझो में उसकी अधिगम है। चौथी उसने बताई थी मौखिक संगति। उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन अधिगम है, उसके बारे में रेस्पॉन्स करने का, उसके बारे में सीखने का। और 5वां मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 5वां इसने बताया था इसने बताया था और 5वां इसने बताया था वो था भेद अधिगम। उसको लर्निंग में क्या एक जो उसने सीखा है उसमें उसको भेद करना आना चाहिए कि किस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन है उनका अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का नज़रिया विकसित करना, ठीक है। भेद अधिगम उसको बोलते हैं। संकल्पना अधिगम, उसका कंसेप्चुअल क्लियरिटी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं संकल्पना अधिगम, ठीक है। और 7वां है वो है नियम अधिगम।
उसको लर्निंग के कुछ नियम बताने चाहिए कि लर्निंग के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन फेक रीलों के चक्कर में, फेक गुरुजी के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक नियम होना चाहिए, लर्निंग का नियम है वो पता होना चाहिए। तो नियम अधिगम, ठीक है, ये बताया था गैंग ने बताया था, ठीक है। सॉरी यार, अभी देखो यहाँ बहुत मिस्टेक हो रहा है, मैं अब माफ़ी चाहता हूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं टेक्निकली इन चीज़ों के बारे में, मतलब टेक्निकली मैं तैयार था पर इसमें ऑटोमेटिकली कुछ अपडेट आ गया था, तो इसलिए इसी बार बार मुझे करनी पड़ रही। ठीक है, मैं 8वां पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, आप इतना तो आपका भी दिमाग होना चाहिए। दूसरा सब, और चौथा होना है समस्या का समाधान अधिगम, उस चीज़ों के बारे में एक वेल इंफॉर्मेशन डिसीजन निकालने वाला अधिगम होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का हमने सॉरी अधिगम सिद्धांत सीख लिया है, और हमने अनुदेशन पढ़ा, गहने का अधिगम सिद्धांत पढ़ा, और भेद अधिगम सिद्धांत पढ़ा, और गहने की अधिगम श्रेणियाँ पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लगभग बहुत टाइम हो गया होगा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी अधिगमांतरण पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? अधिगमांतरण, ठीक है। तो देखो, हम कुछ सीधे पढ़ते हैं, हमने वो व्यवहार के आधार पर बच्चों को समझाया, हमने उसका कॉग्निटिव माथापच्ची करके समझाया, हमने उसको राइटिंग के माध्यम से समझाया, हमने अलग अलग थ्योरी प्रयोग की, लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ, वो कितना सीखा है, उस चीज़ों को ग्रहण कितना किया है, वो अधिगमांतरण में हम बातें पढ़ते हैं। ठीक है, अधिगमांतरण में कई तरीके की एप्लीकेशन नॉलेज कितना हुआ, तो एक होता है पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं सकारात्मक अधिगमांतरण। ठीक है, सकारात्मक में होता है कि लर्निंग इन वन एरिया हेल्प, यानी अब किसी एक क्षेत्र में पढ़ते हैं, उसमें क्या हो, लर्निंग एक क्षेत्र की लर्निंग, एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे में सहायक हो। ठीक है, जैसे हमने जोड़ सीखी है, तो हमें जोड़, जब हम सब्स्टिट्यूशन यानी ऋण बाकी सीखेंगे, तो उसी समय हमें मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग सीखेंगे, उसमें हमारा सहयोग करता है। उसको बोलते हैं एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे में सहायक कितना है, तो क्या सकारात्मक है। एक होता है नकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन। नकारात्मक में ये होता है कि लर्निंग है वो क्या, एक एक नया अधिगम है, वो क्या है, यानी हमारी जो पूर्व की लर्निंग होती है, पूर्व अधिगम है, पूर्व जो प्रीवियस लर्निंग है, वो एक पूर्व अधिगम नए अधिगम को प्रभावित करती हो। यानी उसको मान लीजिए हमने कुछ पढ़ लिया, जैसे हमने पढ़ा व्यवहारवाद के थिंकर पढ़ लिए कि पावलो, स्किनर वगैरह पढ़ लिया, लेकिन हमने उसके बाद पढ़ लिया कॉग्निटिव, यानी उसके संज्ञानात्मक थिंकर, तो हमने आपस में इंफॉर्मेशन को मिक्स कर दिया, हम भूल गए, तो हमारा लर्निंग का जो ट्रांसफ़र है, जो सीखने की दर है, वो नकारात्मक है। यानी पूर्व अधिगम का नए अधिगम पर क्या होना, प्रभाव पड़ना। और तीसरा जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, वो होती है जीरो ट्रांसफ़र लर्निंग, शून्य लर्निंग। अब मतलब अब ध्यान रखना, सकारात्मक अधिगमांतरण, नकारात्मक अधिगमांतरण और शून्य अधिगमांतरण। ठीक है, जिसमें क्या होता है, न तो पहले सीखा कोई मतलब नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसमें कोई प्रभाव ही नहीं। ठीक है, मतलब जो हमने सीखा है उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव किसी क्षेत्र में नहीं पड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो लर्निंग कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है वो होता है नियर ट्रांसफर लर्निंग, मतलब समीप ट्रांसफॉर्मेशन, नियर। ठीक है, ध्यान रखना, नियर होता है
ये लर्निंग का मतलब होता है अप्लाइंग लर्निंग, है नॉलेज का एप्लीकेशन करना, प्रयोग करना। मान लीजिए हम फोर व्हीलर फॉर्चूनर चला सकते हैं तो हम स्कॉर्पियो भी चला सकते हैं, यानी एप्लीकेशन करना। यदि कोई फॉर्चूनर चला रहा है तो वो बस भी चला सकता है, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। और तीसरी होती है फार लर्निंग, यानी दूरस्थ अधिगमांतरण। और दूरस्थ अधिगमांतरण में क्या होता है, वो अप्लाइंग लर्निंग मतलब एप्लीकेशन क्या कर रहा है सेम फील्ड में, ये एप्लीकेशन हो रहा है प्रयोग कर रहा है क्या है सेम फील्ड में कर रहा है, और ये कर रहा है एप्लीकेशन एक डिफरेंट फेज में, यानी कोई लोको पायलट है वो हवाई जहाज उड़ा रहा है, यानी डिफरेंट फील्ड है, तो वो क्या है दूरस्थ अधिगमांतरण है, ठीक है। और तीसरी लर्निंग की धारणा है वो है हमने कितनी पढ़ी है, एक दो तीन चार पाँच, और छठा जो है वो है पार्श्विक लर्निंग, पार्श्विक अधिगमांतरण। तो पार्श्विक यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज का क्या होता है जोड़ काम इन, जिसको हम लेटरल लर्निंग भी बोलते हैं, लेटरल लर्निंग क्या बोलते हैं, लेटरल लर्निंग भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। जो क्या एक इसका नॉलेज का है वो इस सिमिलर फील्ड में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको पार्श्विक हम कहते हैं। जैसे एक मतलब एक क्षेत्र की फील्ड हमें दूसरी फील्ड में काम आ जाए। जैसे आपने मान लीजिए रीट की तैयारी की, आप मान लीजिए लेटरल लर्निंग होती है, मान लीजिए आप अभी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो और वही बाद में रीट में काम आ जाए, यानी सेम लर्निंग वो दूसरे फील्ड में यूज हो, मतलब सेम लर्निंग, ठीक है, एंड यूज इन डिफरेंट फील्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्श्विक लर्निंग, ठीक है। और सातवां है वो होता है अनुक्रमिक, अनुक्रमिक अधिगम, इसको ये वर्टिकल होता है, यानी आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दूसरे मतलब आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ सीखी है, मान लीजिए आपने काउंटिंग सीखी होगी तो उसने वो काउंटिंग आज आपके मैथमेटिक्स में इक्वेशन बनाने में हेल्प कर रही है। या आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने अधिगम के बारे में ये बड़ा की साइकोलॉजी स्टूडेंट के सेंटर फोकस होती है, तो आप अभी पता वो चल रहा है कि अधिगमांतरण में अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो ये आपका क्या एक अनुक्रमिक अधिगम है, यानी छोटी चीज़ें मतलब जो बेसिक है वो कहाँ है, बेसिक है वो एडवांस में क्या करते हैं हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अनुक्रमिक अधिगम, ठीक है। और एक होती है उल्टी लर्निंग, क्या होता है उल्टा लर्निंग, उल्टा अधिगम क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अनुक्रमिक यानी अनुक्रमिक सेम लर्निंग, मैं आपको हिंदी में पार्श्विक होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं सेम लर्निंग ट्रांसफर, ठीक है। और आठवां कहते हैं उल्टा लर्निंग, ठीक है, उल्टा अधिगम, रिवर्स लर्निंग, यानी जिसको न्यू स्किल है वो आपकी लास्ट, जैसे आपने अभी उल्टा लर्निंग क्या होती है जिसमें कुछ मतलब आपकी जो प्रीवियस लर्निंग होती है यानी लास्ट लर्निंग होती है वो कुछ नई चीज़ों को अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे पूर्व अधिगम नई नई अधिगम को, पूर्व अधिगम नई अधिगम को क्या करती है प्रभावित करती है, उसको हम क्या करती है उल्टा अधिगम कहते हैं। वो ये पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। और नौवां है
वो है द्विपार्श्विक लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विपार्श्विक अधिगम। द्विपार्श्विक अधिगम में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म लर्निंग मतलब आप कोई काम एक हाथ से करते हो, मतलब एक कुछ किसी कार्य को विपरीत दिशा में करना, विपरीत दिशा में संपादित करना या करना, उसको क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक लर्निंग कहते हैं। ठीक है। और जैसे आप मान लीजिए राइट हैंड में लिखते हो, ठीक है, राइट हैंडी हो, फिर आप क्या करते हो? लेफ्ट हैंड में लिखना शुरू करते हो, आप लेफ्ट हैंडी बन जाते हो। तो ये क्या द्विपार्श्विक लर्निंग है, यानी बाईलैटरल लर्निंग है। क्या है? बाईलैटरल लर्निंग, बाईलैटरल लर्निंग है। ठीक है, ये हमारे लर्निंग के प्रकार हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे